इंटरमीडिएट करने के बाद सोमवीर ने आगे की पढ़ाई का इरादा त्याग दिया था। अब वह कोई काम धंधा करना चाहता था। रोहतक के पास स्थित सोमवीर के गांव सिंहपुरा में कई युवक ऐसे थे जो ऊंची डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटकने के बाद भी बेरोजगार थे। इसी के मद्देनजर सोमवीर ने पहले ही सोच लिया था कि वह नौकरी के चक्कर में न पड़कर अपना खुद का कोई काम शुरू करेगा जिसमें सीधा कमाई का जरिया बन जाए। सोच विचार कर उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने का फैसला किया। इस काम में न तो ज्यादा मेहनत मशक्कत की जरूरत थी और न ही ज्यादा भाग दौड़ की। हाँ, एक अदद पूंजी की जरूरत जरूर थी जो उसने अपने पिता जयराज की मदद से थोड़े ही दिनों में एकत्र कर ली थी। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के लिए पास के एक गांव गद्दी खेड़ा को चुना। सोमवीर ने गद्दी खेड़ा के जाट रामकेश के मकान में किराए का कमरा लेकर अपना ऑफिस खोल लिया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला तो उसी मकान में एक दूसरा कमरा लेकर रात में भी वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों में वह मकान मालिक रामकेश के पूरे परिवार के साथ काफी घुल मिल गया। रामकेश के परिवार में पत्नी सरिता के अलावा 3 बेटियां थी जिनमें सबसे बड़ी ममता थी। ममता जब 2.5 साल की थी तभी उसकी बुआ कृष्णा ने गोद ले लिया था। वह रोहतक में 12वीं में पढ़ रही थी। पिछले साल ममता रोहतक से अपने जैविक माता पिता के घर गद्दी खेड़ा आई थी। ममता 17 साल की जवान हो चुकी थी। माँ सरिता ने बेटी को देखा तो देखती रह गई। ममता ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो सरिता निहाल हो गई। ममता अपनी दोनों छोटी बहनों से गले मिली, कुशल क्षेम पूछा। ममता के आने से पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो गया। सरिता ने फोन करके अपनी ननद कृष्णा से कह दिया कि ममता कुछ दिनों यहाँ रहने के बाद रोहतक लौटेगी, इसलिए वह उसे जल्दी बुलाने के लिए फोन न करे। एक दिन ममता का सामना सोमवीर से हुआ तो वह उसे अपलक देखता रह गया। गोरी चिट्टी बला की खूबसूरत ममता किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दरअसल सोमवीर को यह मालूम नहीं था कि रामकेश अंकल की एक और बड़ी लड़की भी है जिसे बचपन में उसके फूफा ने गोद ले लिया था। ममता ने उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखा और पल भर के लिए उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। ममता और सोमवीर की यह पहली मुलाकात थी जो कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गई थी। इसके कुछ दिनों बाद जब सोमवीर को ममता से बात करने का मौका मिला तो वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। ममता को न जाने क्यों उसकी बातें अच्छी लगने लगी। इसे उम्र का तगाजा कह सकते हैं और पहली नजर का प्यार भी, जिसमें आकर्षण की भूमिका बड़ी होती है। बहरहाल इसी के चलते सोमवीर और ममता ने भी प्यार का इजहार भी किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सोमवीर और ममता एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। शुरू में तो सरिता और रामकेश ने ममता और सोमवीर के मिलने जुलने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वे हद से आगे बढ़ने लगे तो उनका माथा ठनका। सरिता ने ममता को समझाया कि सोमवीर अनुचित जाति का लड़का है, इसलिए उससे ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। ममता ने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी। इसके बाद सरिता बेटी पर नजर रखने लगी। हालांकि ममता और सोमवीर रामकेश और सरिता की नजरों से बचकर मिलते थे, पर उनकी अनुभवी आंखों को धोखा देना आसान नहीं था। कई बार किसी न किसी ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और इसकी खबर रामकेश तक पहुंचा दी। पानी सिर के ऊपर जाते देख रामकेश ने सोमवीर को ममता से दूर रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसे छोटी जाति का हवाला देकर खतरनाक परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। रामकेश की धमकी से परेशान सोमवीर ने ममता से कहा कि दोनों के परिवार वाले उन्हें किसी भी हाल में मिलने नहीं देंगे, इसलिए जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया तो उनका एक होना मुश्किल हो जाएगा। सोमवीर की बातें सुनकर ममता उसे विश्वास दिलाते हुए बोली कि वह उसके बिना नहीं जी सकती। इसके बाद दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कस्में खाई। सोमवीर जानता था कि ममता के घर वाले एक तो जाट है और दूसरे रसूख वाले दबंग भी, इसलिए उसने कानून का सहारा लेकर कोर्ट में शादी करने की योजना बनाई। एक दिन ममता मौका पाकर घर से निकली और सोमवीर के पास पहुंच गई। सोमवीर उसे साथ लेकर चंडीगढ़ पहुंचा। वहां दोनों ने पहले आर्य समाज मंदिर में और फिर कोर्ट में शादी कर ली। ममता के गायब होने की बात जब उसकी माँ सरिता को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता और रामकेश ने यह बात रमेश को बताई तो उन्हें ममता की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। माँ कृष्णा भी ममता की इस हरकत से सन्न रह गई। वे लोग रामकेश के घर गए। सबने विचार विमर्श करके रोहतक के थाना आर्यनगर में ममता के नाबालिग होने और सोमवीर व उसके पिता जयराज के खिलाफ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। गांव और ग्रामीण समाज में ऐसी बातें देर सवेर किसी न किसी तरह पहुंची जाती है। जिसने भी इस बारे में सुना वह इस बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगा। जितने वो उतनी ही बातें होने लगी। मामला केवल प्रेम विवाह का नहीं था बल्कि इस बात का भी था कि जाट बिरादरी की एक लड़की ने अपने से छोटी जाति के लड़के के साथ शादी रचा ली है। रामकेश और रमेश के परिवार की बिरादरी में थू-थू होने लगी। इस सबसे गुस्साए रमेश ने ममता को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। रमेश के इस फैसले से ममता को जन्म देने वाली माँ सरिता और पिता रामकेश भी सहमत थे। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट में ममता का स्कूल सर्टिफिकेट देकर बताया कि ममता अभी नाबालिग है, 17 साल की है।
इसलिए कोर्ट उसकी शादी को रद्द घोषित करे। जब कोर्ट ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि ममता की उम्र सचमुच 17 साल की है। हकीकत जानने के बाद कोर्ट ने सोमवीर और ममता को कोर्ट में पेश होने का समन जारी कर दिया। जब दोनों कोर्ट में पेश हुए तो पता चला कि सोमवीर ने फर्जी तरीके से ममता की उम्र 18 साल बताकर उससे शादी की थी। कोर्ट को धोखे में रखने के जुर्म में सोमवीर और उसके पिता को जेल और ममता को बालिग होने तक नारी निकेतन भेज दिया गया। ममता के बालिग होने में अभी 17 महीने बाकी थे। ममता के बालिग होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाना था। उधर करनाल स्थित नारी निकेतन में रह रही ममता की खुशी देखते ही बन रही थी। लोगों ने ममता को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वह सबसे कह रही थी, आज मैं अपने घर चली जाऊंगी। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और लेडी हेड कांस्टेबल सुशीला ममता को नारी निकेतन से लेकर कोर्ट पहुंचे। चूंकि ममता का पति सोमवीर और ससुर जेल में थे, इसलिए सोमवीर की मां सरोज तथा छोटे भाई देवेंद्र कोर्ट पहुंचे थे। सरोज और देवेंद्र काफी डरे हुए थे, जिसकी वजह ममता के पिता की ओर से समय पर दी गई जान से मार देने की धमकियां थी। यहाँ तक कि ममता ने यह कहकर कई बार अपने दत्तक पिता रमेश से माफ कर देने की गुहार भी लगाई थी कि वह अपनी इस नई जिंदगी से काफी खुश है। लेकिन ममता द्वारा अपने से छोटी जाति के युवक से शादी कर लेने से बुरी तरह से आहत रमेश का एक ही रटा रटाया जवाब था, ममता को मरना होगा, क्योंकि उसने सोमवीर से शादी करके हमें समाज और बिरादरी के आगे हमेशा के लिए नीचे झुका दिया। ममता को जन्म देने वाली मां सरिता और पिता रामकेश भी उसकी जान बख्शने को तैयार नहीं थे। रमेश तथा रामकेश भी कोर्ट में मौजूद थे। 2:30 बजे कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के बाद ममता अपनी सास सरोज देवेंद्र के साथ लघु शौचालय में गेट नंबर 2 से बाहर निकल रही थी। साथ में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और लेडी हेड कांस्टेबल सुशीला भी थे। पांचों लोगों ने सड़क के पार पहुंचकर एक दुकान पर जूस पिया। वहां से निकलकर वे ऑटो पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से आए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने ममता को 3 गोलियां मारी। एसआई नरेंद्र ने हमलावरों को मारने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा कर पाते इससे पहले ही हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। सब सड़क पर ही ढेर हो गए। हेड कांस्टेबल सुशीला ने सरोज को बदमाशों की गोलियों से बचाने के लिए नीचे गिरा दिया था। देवेंद्र सड़क से पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका तो गोलियां उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। हमलावर उन पर और भी गोलियां चलाना चाहते थे, लेकिन गोलियां खत्म होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। हमलावरों के भाग जाने के बाद हेड कांस्टेबल सुशीला जैसे तैसे घायल ममता और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र उठाकर पीजीआई रोहतक ले गई, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।